स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज एक छात्र ने प्रश्न किया था कि मैम जो ये तीनों श होते हैं इनके उच्चारण में क्या अंतर है और इनका प्रयोग क्या है, इसके बारे में बताइए। तो चलिए आज हम इसी पॉइंट पर जानते हैं कि इनका उच्चारण क्या होता है और इनका प्रयोग कब कहाँ कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये तीनों श हमारे ऊष्म व्यंजन का हिस्सा है। ठीक है, किसका? ऊष्म व्यंजन का। जब हम ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं तो ऊष्म व्यंजन की परिभाषा हमारी कहती है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जीभ जब उच्चारण हम करते हैं तो हवा एक घर्षण के साथ निकलती है और ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसीलिए हम इनको ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इन श जो ये हमारे तीनों श हैं इनके बारे में हम बात करते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। जब हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं तो अभी तक आप लोग इनको किस तरह से पढ़ते आए हो? आप इसको स शलजम के नाम से पढ़ते हो, इसे श षटकोण के नाम से पढ़ते हो और इसे स सपेरा के नाम से पढ़ते हो। ठीक है, तो बचपन से आपको ऐसे सिखाया गया है। जब आप इस तरह से कि सलजम, षटकोण, सपेरा इस तरह से पढ़ते हो तो इसका उच्चारण आपको स्पष्ट नहीं आ पाता या याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। और फिर जो हमारी टोन होती है यानी मातृभाषा जो हमारी है, उस टोन के हिसाब से हम इसको अपने अपने तरीके से उच्चारित करते रहते हैं, या हमें पूरी जिंदगी भर ये समझ में नहीं आता कि कैसे इनका उच्चारण करें, क्योंकि स्थान के आधार पर इन तीनों के उच्चारण को लोग अलग अलग ही प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, और जब हमें उच्चारण स्थान पता चल जाएगा तो हमारा उच्चारण भी शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आज के बाद आप इसको याद रखिएगा कि जो ये हमारा सबसे पहले मैं इनको संख्या दे रही हूँ ताकि आप याद रखें। ये हमारे पहली संख्या आ गई, ठीक है, इसे हम दूसरी संख्या देंगे, इसे हम तीसरी संख्या देंगे। ठीक है, तो नंबर 1 जो श है हमारा, इसका उच्चारण स्थान है तालु। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान है तालु। नंबर 2 जो हमारा श है, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। ठीक है, इसे हम कहते हैं मूर्धा। और जो नंबर 3 हमारा स है, इसका उच्चारण स्थान है हमारा दंत। ठीक है, इसे दंतमूल कहते हैं, दंतमूल यानी मसूड़े की जड़। ठीक है, दंतमूल। तो हम दंत तक भी याद रखेंगे तो भी हमें ये याद रहेगा। ठीक है, तो अब इनको हमारा यहाँ पे हमने इनका उच्चारण स्थान यहाँ पर लिख लिया। अब हम इनके उच्चारण को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारा ये तालु कहाँ है, फिर हमें ये जानना है कि हमारा ये मूर्धा कहाँ है, और फिर हमें ये जानना है कि ये दंतमूल कहाँ है, कैसे हम बोलेंगे। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ध्यान रखिए कि जब हम नंबर जो हमारा पहला है, जब हम इस श का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का अगला हिस्सा तालु के नीचे वाइब्रेट होता है और वहां हम इसका उच्चारण करते हैं। ठीक है, जब हम मूर्धा श का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का अगला हिस्सा मूर्धा को स्पर्श करने की कोशिश करता है, तब हम इसका उच्चारण कर पाते हैं। और जब हम दंत स का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का अगला हिस्सा दांतों की जड़ को छूकर इसका उच्चारण करता है। तो इस तरह से इसका उच्चारण उत्पन्न होता है और वहीं हमारी ध्वनि निकलती है। तो अब सबसे पहले जान लेते हैं कि तालु स्थान हम किसको कहेंगे। तो देखो, जैसे मान लो मैं अगर यहाँ पर ये आपके ऊपर के दांत का हिस्सा बनाऊं, ये ऊपर के दांत का मतलब आपका ये जावड़ा है, ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ये स्थान आपका तालु कहलाएगा। ठीक है, ये होगा तालु। और इसके पीछे का हिस्सा जो होगा ये होगा मूर्धा। अब मूर्धा कैसे, इसे जो नाक जो है हमारी, इस नाक के पीछे का बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा है वो मूर्धा होता है। इसको पहचानने का तरीका और ये है कि आप ये कह सकते हो, जैसे बोलते हो ना ट, आप ट का उच्चारण करके देखो, ट ठ ड। तो ट ठ ड जब आप बोलते हो तो जीभ का अगला भाग मुड़कर जिस स्थान को छू रहा है वो है आपका मूर्धा। ठीक है, अब वहीं पे अब मैं इस बात को जानती हूँ कि बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, कहेंगे आप तो मैम बिल्कुल गलत बता रही हो, तालु तो इस स्थान पे होता ही नहीं है, तालु तो मूर्धा से पहले होता है। कुछ लोग इस स्थान को भी बताते हैं, इस स्थान को कहते हैं हम कोमल तालु। ठीक है, ये स्थान होता है हमारा कोमल तालु, और कोमल तालु का इससे कोई लेना देना नहीं है, जो कोमल तालु स्थान है। ठीक है, ये जो मूर्धा और दंत यानी मूर्धा और ये जो अब ये दांत की जो जड़ है, ये वाला स्थान आएगा इसका दंत मूल।
तो मैं जिस तालु की बात कर रही हूँ वो है हमारा मूर्धा और दंत के बीच में, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जो मूर्धा और इसके बीच में है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये तालु, अब आप कहेंगे बहुत सारे लोग इस पर विरोध करते हैं, लेकिन मेरे पास इसका प्रूफ है, मैं आपके द्वारा ही प्रूफ दे सकती हूँ उस चीज के लिए। लेकिन अगर आप में से किसी भी जन को इस बात से अगर ये परेशानी हो कि जो मैंने तालु स्थान बताया है ये गलत है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप सिद्ध करो कि तालु इस स्थान पर है। मैं आपको सिद्ध करूंगी अगले वीडियो में, लेकिन अभी मैं यहाँ पर इसका उच्चारण बता रही हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर इसे समझाती हूँ पहले, ठीक है। तो जो छात्र, जो लोग मेरी बात पर भरोसा कर रहे हैं कि हाँ तालु इसी स्थान पर है, तो वो लोग इसको आगे कंटिन्यू करें, हम यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जब इसका उच्चारण करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम तालु श का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ का अगला हिस्सा, यानी जो हमारी जीभ है, तो जीभ का ये वाला भाग हमारा कहाँ पे होना चाहिए, तालु के नीचे होना चाहिए। तो अब यहाँ पे समझ लो इस स्थान पे जो ये तालु का स्थान है, अब आप जीभ को यहाँ लेकर आओ और आप बोलो श। तो आप जब उच्चारण करेंगे श, तो आपका वो उच्चारण जो आता है, यानी जो तालु श है आपका, इसका उच्चारण निकलेगा, ठीक है। फिर जब हमें इसका उच्चारण करना है तो हमको जीभ को बिल्कुल उसी तरह से मोड़ना है जैसे हम ट ठ ड में मोड़ते हैं। तो हम फिर उसका उच्चारण करेंगे श। तो अब उच्चारण हमारा निकला श, ठीक है। तो जब हम तालु का उच्चारण करते हैं तालु के नीचे तो श, और जब मूर्धा के साथ करते हैं तो श, ठीक है। और जब हम दंत का, तो दंत मूल हमारी जीभ का अब अगला हिस्सा किसके नीचे किससे होना चाहिए, दंत मूल को छूना चाहिए, तो स। तो जब हम बोलते हैं स, सपेरा, सांप, हम इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, जब हम बोलते हैं शलजम, तो हमारा जो श है तालु के नीचे हमारी जीभ रहती है, शलजम। तो अब ये सलजम, षटकोण और सपेरा छोड़ दो। अब से याद रखो कि तालु श, तो जैसे ही आप तालु श बोलेंगे तो आपकी जीभ अपने आप तालु स्थान पर पहुंचेगी, याद रहेगा, तो आप उसका उच्चारण बिल्कुल सही रखेंगे। फिर आप कहेंगे मूर्धा श, तो मूर्धा कहते ही आपकी जीभ मूर्धा स्थान पर पहुंचेगी श, और दंत स कहते ही आपकी जीभ दंत मूल पर पहुंचेगी, और इस तरह से आप तीनों श का उच्चारण बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका उच्चारण स्थान जो मैंने आप लोगों को बताया। तो उच्चारण स्थान आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं इनके प्रयोग की, कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे बहुत सारे छात्रों को होता है कि अगर किसी शब्द में तीनों श आ जाएं या दो स आए तो हम उनका प्रयोग कैसे करें, कौन सा श पहले लगाएं कौन सा बाद में लगाएं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए, जब हम बात करते हैं इनके प्रयोग की, तो मैंने इनको संख्या दी, मैंने आपको बताया है कि संख्या दी हमने 1 2 3 इसी तरह से। तो जब इनके प्रयोग की बात होती है तो हमारे हिंदी के विद्वान कहते हैं कि इनका प्रयोग हम 312 में करते हैं। 312 का मतलब है कि हम 312, कहने का मतलब है कि जो हमारा दंत स होता है ये पहले आएगा। मान लो कि किसी शब्द में अगर तीनों स हमारे प्रयोग हो रहे हैं तो उनका क्रम क्या रहेगा, इसके लिए कहते हैं कि जो हमारा दंत मूल होता है तो उसमें सबसे पहले दंत मूल स हमारा पहले आएगा, फिर हमारा तालु श हमारा पहले आएगा, फिर हमारा मूर्धा श पहले आएगा, बाद में आएगा, मतलब उसके, ठीक है। तो ये क्रम बता दिया जाता है कि ये 312 होता है। फिर कहते हैं अगर मान लो कि कोई दो आते हैं, जैसे मान लो अगर ये पहला और दूसरा आ गया तो इनका क्रम जो है वो 12 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से कहते हैं। ये नियम हिंदी में दिया हुआ है, कुछ लोगों में दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा मैं ठहरी एकदम खुरापात, मतलब कहते हैं एक खुरापात आदमी, कहोनी औरत, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि मैं जब तक उसका प्रमाण नहीं खोजती, उसका सबूत नहीं खोजती, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। मैं 2-4 उदाहरणों से इस चीज में संतुष्टि कभी करती नहीं। जैसे हमारे विद्वान देते हैं आपको ये नियम और कहते हैं कि जैसे हमारा शेष लिखा हुआ है या विश्लेषण लिखा हुआ है, तो इसमें आपको दिखेगा जैसे संश्लेषण दिया है कि यहाँ पर आपको पहला ये आपका नंबर 3 आ गया, यहाँ पे नंबर 2 आ गया, सॉरी नंबर 1 आ गया और ये नंबर 2 आ गया, तो यहाँ पे आ रहा है ना, ये आपका 312 आ रहा है,
है क्रम, तो संश्लेषण ही शब्द आपको इस नियम के साथ देखने को मिलेगा। जैसे संशोधन आ गया तो यहाँ पे 3 और 1 दे दिया, तो ये दोनों इस तरह से दिए हैं। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है तो ये 1 और ये 2 वाला नियम रख दिया यहाँ पे ये 1 और ये 2 वाला, तो इस तरह से दे दिया जाता है। तो मेरे दिमाग में यही चलता है कि अच्छा ठीक है, ये सारे शब्द हैं, तो अब चलो हम और भी शब्दों की लिस्ट निकाल लेते हैं। लेकिन जब मैं शब्दों की लिस्ट निकालने लगी तो सबसे पहले विश्वास ने ही विश्वास तोड़ दिया। यहाँ पे ये हमारा नंबर 1 और ये यहाँ पे नंबर 3, यानी जो वो क्रम था 312 वाला, उसने सबसे पहले इसको खत्म कर दिया। तो पहले विश्वास ने ही विश्वास तोड़ दिया। फिर थोड़े आगे गए संस्कृत के पास, तो संस्कृत ने बताया, संस्कृत ने, अब ये स और ये स यहाँ पे आ गए, एक मतलब इस शब्द में 2 स का प्रयोग हुआ है और दोनों एक ही है। तो संस्कृत ने बताया कि संसार में ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज ये फिर से क्रॉस हो गई कि 3 श का प्रयोग हो रहा है, तो भाई यहाँ पे तो दंत स ही आ रहा है दोनों बार। ठीक है, और इस बात को सुशासन ने भी स्पष्ट कर दिया कि देखो ऐसा कोई नियम नहीं होता है। तो सुशासन शब्द में ही भी ये आपको बता दिया कि ऐसा कोई नियम नहीं होता। तो अंततः रिजल्ट क्या निकलता है? तो अंततः रिजल्ट ये निकलता है कि आपको शब्दों को पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उच्चारण स्थान उनका स्पष्ट है, लेकिन इनका प्रयोग कब कहाँ कैसे होता है तो यह शब्दों की वर्तनी पर निर्भर करता है कि हम किस वर्तनी का उच्चारण कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो आपको वैसे ही उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो नियम विद्वानों ने किताबों में दिया है, ये इस नियम में इतने उदाहरण नहीं हैं जितने आपको अपवाद मिल जाएंगे। तो फिर उस नियम का नियम होना कुछ नहीं होता जो 2-4 शब्दों में तो नियम लागू होता हो और हजारों शब्दों में उस नियम का उल्लंघन होता हो, तो फिर वो नियम नियम नहीं होता। तो इसीलिए प्रयोग जो आपको सीखना होगा वो आपको अपने नित्य प्रतिदिन अभ्यास से सीखना होगा। जब आप किताबों को पढ़ते हो, जब आपके सामने कोई शब्द आता है, उसकी वर्तनी आप देखते हो, तो आपको वहीं पर ध्यान देना होगा कि इसमें कौन से स का प्रयोग हो रहा है, और उसी तरीके से आप सीख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, और मैं फिर से एक बार दोहरा देती हूँ कि जिन भी लोगों को अगर तालु के स्थान पर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ हमें ऑब्जेक्शन है। आप सिद्ध करिए कि जहाँ आपने बताया है तालु स्थान वही होता है, तो मैं आपको अगले वीडियो में उस चीज़ के बारे में भी बताऊंगी और ढेर सारे उदाहरण दूंगी और आपको उच्चारण भी करके बताऊंगी, और आप स्वयं उसका उच्चारण करेंगे और आप खुद इस बात को मानेंगे। हिंदी की इसी तरह की बहुत सारी जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर देती रहूंगी, लेकिन आप में से अगर कोई भी छात्र किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वो मेरे साथ हिंदी की क्लास ले सकता है। आप लोगों की ऑनलाइन क्लास आप लोगों को मिलती है हिंदी के एप्लीकेशन पर। निधि एकेडमी एप्लीकेशन का नाम है। इस एप्लीकेशन पर आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। यहाँ पे आप लाइव क्लास भी ले सकते हैं और आप कंप्लीट बैच भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी टेस्ट सीरीज यानी हिंदी की टेस्ट सीरीज या अन्य किसी टॉपिक जो आपके सब्जेक्ट चल रहा है उसके लिए, या जो परीक्षा है आपकी उसके लिए आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं टेस्ट पास पर जाकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।